नमस्कार। आज के पॉलिटी के ग्लोसरी में सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू है, जिसका आंसर आप लोग बराबर देते हैं गोवा। लेकिन आप लोग कितने बच्चे ये नहीं जानते कि एक समान नागरिक संहिता है क्या, और सिर्फ ये गोवा में ही क्यों लागू है, भारत के पूरे राज्यों में क्यों नहीं लागू है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है। आज हम लोग संवैधानिक ग्लोसरी के अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे एक समान नागरिक संहिता, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, तारांकित प्रश्न क्या है, अतारांकित प्रश्न क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, लेखा अनुदान क्या है, विनियोग विधेयक क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। आशा कर रहा हूं कि आप लोग भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक समान नागरिक संहिता। हम लोग अक्सर देश में समानता, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि सभी लोग समान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? चलिए अभी समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में वर्णित है। भाग 4 में आपका नीति निर्देशकता तो पढ़ना है, उसी में अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। इसके तहत भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी हिंदू के विधि के अंतर्गत आते हैं। और एक बात और कि बौद्ध, जैन, सिख को हिंदू के अंतर्गत रखा जाता है। अगर उनका रिलीजन कॉलम में अगर पूछा जाए तो वो लोग क्या बनेंगे? हिंदू, और नेशनलिटी में इंडियन। तो लेकिन इनके कानून जो होते हैं भारतीय संसद द्वारा पारित होते हैं। किनके? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, जो संविधान पर आधारित होते हैं। जबकि मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म का अलग कानून है। मुस्लिम धर्म का जो कानून है वो शरीयत पे चलता है। यहाँ पे कानून का मतलब क्या है? तो कानून का मतलब यह है कि शादी ब्याह, तलाक, गोद लेना जमीन जायदाद के मामलों से है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुओं में शादी विवाह के अलग नियम है। जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि जब आप एक शादी किए हुए हैं तो आप दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम में क्या है कि आप बिना तलाक के भी कितने लोग शादी कर लेते हैं। तो ये चीज क्या है? गलत है। इसकी उत्पत्ति होती है एक शाहबानो केस। 1978 में शाहबानो बेगम थी, जिनके पति ने क्या किया कि 3 तलाक कह के उन्हें तलाक दे दिया। तो उन्होंने गुजारा भत्ता के लिए केस दायर किया। 1978 की बात है। 1978 में इन्होंने केस दायर किया। केस लड़ते लड़ते ये सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में केस जीती। इनके पति बहुत बड़े वकील थे, इसलिए केस भी लड़ना क्या था, थोड़ा टफ था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये केस लड़ते गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इन्हें जीवन भत्ता देने के लिए इनके पति को बोला। लेकिन ये बात मुस्लिम समुदाय में फैली और उन्होंने बोला कि नहीं, जो ये शादी तलाक ये मुद्दा है, ये हम लोग के कानून, धर्म के कानून के हिसाब से चलता है। इसलिए इस कानून का खूब विरोध हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत क्या किया कि इस कानून को, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को तुरंत बदल दिया संसद में। चूंकि संसद में उनकी उस समय सरकार थी और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्होंने बदल दिया। लेकिन वर्तमान में ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि एक बार जो फैसला लेनी है वो बदलते नहीं है एकदम। और उन्होंने ही क्या किया कि 3 तलाक कानून लाया भी। तो कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1978 में शाहबानो बेगम के द्वारा ही की गई। तब ये चर्चा हुई कि क्यों ना पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। लेकिन उस समय के कारण, राजीव गांधी के कारण, ये लागू नहीं हो सका। और वर्तमान में गोवा में ही एक ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? लागू है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आपको यही समझना है कि इसके तहत सभी धर्मों को अपने शादी ब्याह, तलाक और गोद लेना, जमीन जायदाद के मामले के अलग अलग कानून है, जिसके तहत वो क्या करते हैं, अपने धर्म के अनुसार नियम बनाते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। जबकि गोवा में नहीं है। गोवा में सभी के लिए एक समान नियम है, यानी कोई भी धर्म हो एक समान नियम है। इसके लाभ क्या है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो जाए तो? इसके महत्वपूर्ण लाभ है कि सुप्रीम कोर्ट में केस में जो इतने केस पेंडिंग पड़े हैं वो जल्दी निपटारा होंगे। कैसे? क्योंकि कोई भी केस का व्याख्या करने के लिए उसके धर्म का सहारा लिया जाता है कि हमारा धर्म ये कहता है, हमारी मान्यताएं ये है, तो उसी की व्याख्या में समय ज्यादा निकल जाता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो आपको क्या होता है कि जल्दी जल्दी केसों का निपटारा होगा। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड
किस राज्य में लागू है, तो गोवा। दूसरे बात प्रश्न है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व में, और नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में वर्णित है। आपके लिए प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहां से लिया गया है, तो ये हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन होता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। तो मंत्रिमंडल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट। मंत्रिमंडल जो होता है भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है, जो सरकार की नीतियां बनाती है, ये भी आप कर सकते हैं, जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। साथ ही साथ इसके सदस्य अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री के बारे में बता लिए कि रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, यानी जितने भी होते हैं ये सारे कैबिनेट मंत्री जो हैं वो अपने विभाग के क्या है, बॉस हैं। कानून मंत्री, जैसे अभी आप बात कर लेते हैं आप रक्षा मंत्री की, जो कौन है, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह क्या है, अपने विभाग के बॉस है, और वो किसके हिस्सा है, मंत्रिमंडल के हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो किसके हिस्से है, मंत्रिमंडल की, जो अपने विभाग का क्या अध्यक्ष है। और मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। एकदम इस बात को याद रखना है कि मंत्रिमंडल कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट या एक मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक है, महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है, परंतु आकार की दृष्टि से यह छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्व की दृष्टि से यह बड़ा होता है, परंतु आकार की दृष्टि से छोटा होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई, तो ये दोनों में बहुत अंतर है जिसे आपको समझना है। तो महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल आपका क्या होता है, बड़ा होता है, परंतु आकार की दृष्टि से छोटा होता है। मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में मात्र एक जगह, ठीक है, पहले तो इसकी मूल संविधान में चर्चा नहीं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में इसकी एक बार चर्चा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बहुत सारे एग्जाम में आया है कि मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 352 में की गई है। क्या की गई है, 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित आवेदन पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। मैंने आपातकाल में यह चीज पढ़ा चुका हूं। तो यह हुआ हमारा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का एक क्या है, भाग है। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, तो यह आकार में बड़ा होता है और इसकी 3 श्रेणियां होती है, यानी मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्रियों का क्या होता है, स्तर होता है। कौन होते हैं, पहला होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा होते हैं राज्य मंत्री, तीसरा होते हैं उप मंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्रश्न बराबर आता है कि मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो मंत्रिपरिषद में पीएम सहित यानी प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। जैसे इसको समझिए, वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 545 गुने 15/100 तो आएगा 81.75। इसको मान लिया जाता है क्या, 82। यानी एक मंत्री परिषद में 82 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, उप मंत्री भी होते हैं। आपने कभी कभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी सुना होगा, जो राज्य मंत्री भी होते हैं। तो इसमें अब 2 प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं और सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो ये पॉइंट एकदम याद रखिए, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी मंत्री की नियुक्ति करते हैं, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बार बार आप लोग गलती है एकदम समझ लीजिए। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं। अब इसे एक डायग्राम द्वारा हम समझते हैं कि एक डायग्राम में कैसे होता है। जैसे आप समझिए इसको, देखा जाए
जो सेंटर में होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम। उसके बाद जो लेयर होता है वो किसका होता है? कैबिनेट मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का। उसके बाद जो लेयर होता है वो आपका होता है राज्य मंत्री। वो कौन होते हैं? राज्य मंत्री। और जो सबसे आपका राज्य मंत्री के बाद आपका कैबिनेट हो गया, आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर आपका ये हो गया उप मंत्री। उप मंत्री एक लेयर और मैं बना देता हूं, उप मंत्री। और ये जो भाग हो गया इसे हम लोग बोलेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी जो मंत्रिमंडल जो है वो मंत्री परिषद का ही एक भाग है। तो ये आप आकार से आप लोग समझ रहे हैं कि मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, मंत्री परिषद किसे कहा जाता है। फिर से जो सेंटर में होते हैं वो पीएम होते हैं, उसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री सीधे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री, और ये जो सभी लोग आते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? मंत्री परिषद। जो मैंने अभी बताया कि मंत्री परिषद का कितना लेयर होता है? 3 लेयर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन्हीं तीनों को मिला जाए तो इसे मंत्री परिषद कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद को बहुत अच्छे से समझे होंगे। विशेष हम जब मैं लोकसभा पढ़ाऊंगा, संसद पढ़ाऊंगा तो इसे और भी डिटेल में मैं बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब बात करते हैं संसद के सत्र काल की। जैसे संसद जब शुरू होता है तो उसमें कौन कौन सा काल आता है? जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नकाल की। जब संसद के दोनों सदनों का सदन शुरू होता है तो सुबह का जो 11 से 12 बजे तक का जो समय है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। दोपहर 11 से 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की जो प्रक्रिया है सर्वप्रथम 1721 में इंग्लैंड में शुरू हुई थी और भारत में यह प्रक्रिया 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत से ली गई है। साथ ही साथ प्रश्नकाल में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से है तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। प्राय एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो समझते हैं तारांकित प्रश्न किसे किसे कहते हैं। वैसा प्रश्न जिसका उत्तर संसद सदस्य तुरंत मौखिक रूप से चाहते हैं, सदन में ही चाहते हैं, तो क्या किया जाता है कि उस प्रश्न पे ऐसे स्टार लगा दिया जाता है। उस प्रश्न के ऊपर ऐसे स्टार लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग तारांकित प्रश्न कहते हैं। यानी जिस सवाल का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हम आगे बताएंगे पूरक प्रश्न किसे कहा जाता है। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। और कोई भी प्रश्न तारांकित है या अतारांकित है इसका निर्णय लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति करते हैं। तो तारांकित प्रश्न समझ गए आप लोग। स्टार्ट क्वेश्चन किसे कहा जाता है? यानी संसद सदस्य जब कोई सवाल का उत्तर मौखिक रूप से चाहते हैं या मौखिक ही दे दिया जाए तो उसे तारांकित कहते हैं। एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। कोई भी प्रश्न तारांकित है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। और दूसरी बात इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अतारांकित प्रश्न की। अतारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? तो जब प्रश्न का उत्तर सांसद सदस्य या लोकसभा हो या राज्यसभा में से कोई भी सदस्य, ठीक है, लिखित रूप से चाहते हैं, यानी मैं इसका उत्तर लिखित चाहता हूं, यानी जिस सवाल का उत्तर लिखित रूप से दिया जाए उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एकदम बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और एक दिन में सामान्यतः 230 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर 230 कहा जाता है, लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो 230, अगर उसमें 20 और 25 भी जोड़ दिया जाता है तो 200 कितना हो जाएगा? 55। यानी एक दिन में आप 255 पूछ सकते हैं। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस राज्य का 25 प्रश्न लिया जाता है। तो एक बात दोनों में आ रही है, पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न किस में पूछे जाते हैं? तारांकित में। और पूरक प्रश्न किस में नहीं पूछे जा सकते? अतारांकित। पूरक प्रश्न किसे कहते हैं? मान लीजिए तारांकित प्रश्न में कोई संसद सदस्य किसी से कोई सवाल करते हैं, उनका उत्तर मौखिक रूप से दे दिया जाता है, लेकिन फिर उनसे संबंधित कोई सवाल पूछ दिए। जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री से मैंने सवाल पूछा कि बताइए
कि अभी आपने भारतीय शिक्षा पर कितना खर्च किया, तो वो बोलेंगे 5 करोड़। लेकिन मैं तुरंत उनसे पूछूंगा कि 5 करोड़ कर रहे हैं, आप ये बताइए प्राइमरी लेवल पे कितना कर रहे हैं और हाई लेवल पे कितना कर रहे हैं। प्राइमरी इतना यानी 1 to 5 या 1 to 8 कर सकते हैं, और 9 और 10 यानी माध्यमिक पर कितना कर रहे हैं, तो वो कुछ। तो ये जो आपका दूसरा प्रश्न हो गया, इसे क्या कहते हैं हम, पूरक प्रश्न। यानी तारांकित प्रश्न के उत्तर के बाद जो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक प्रश्न। अब बात करते हैं शून्यकाल, 0 आवर। ये 12 बजे से शुरू होने के कारण, क्योंकि रेलवे टाइम में अधिकतर में देखते हैं कि 12 को 00 भी कहा जाता है, ये 00 हुआ यानी कितना बज रहा है, 12। तो 12 बजे शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय मीडिया ने इसे नाम दे दिया शून्यकाल, जो 12 से 1 बजे तक चलता है। इस काल में बिना पूर्व सूचना के भी सार्वजनिक महत्व से संबंधित कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है शून्यकाल। शून्यकाल कहा जाता है भारत की देन है, यानी भारत, ये भारतीय संविधान से ये शब्द आया। जैसे हम पढ़ते हैं संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो शून्यकाल कहाँ की देन है, भारत की देन है। और शून्यकाल में कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं संचित निधि, आकस्मिक निधि की तरफ। बात करते हैं भारत के निधियां के बारे में, फंड्स के बारे में, यानी संचित निधि क्या है, लोक लेखा खाता क्या है, आकस्मिक निधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संचित निधि एक तरह से समझिए, पुराने जमाने में जैसे राजा का एक खजाना होता था ना, राजकोष होता था, उसी तरह अभी भारत सरकार का अगर राजकोष पूछा जाए तो वो क्या है, संचित निधि। यानी भारत सरकार की जितनी भी आय होती है, यानी जितना भी पैसा आता है, वो सारा सब कहाँ जमा होता है, संचित निधि में। भारत का संचित निधि जो है वो संविधान सृजित है, यानी इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत के संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 266 का 1। यह भारत का राजकोष है, तथा जिस तरह भारत का अपना एक संचित निधि होता है, उसी तरह हर एक राज्य का भी अपना एक संचित निधि होता है, यानी केंद्र संचित निधि और राज्य का संचित निधि अलग अलग। संचित धन से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता होती है। मैं जब विधेयक पढ़ाऊंगा तो इस पर चर्चा करूंगा, विनियोग विधेयक किसे कहते हैं। अभी साधारण भाषा में आप समझ लिए कि संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है। यानी अगर हमें संचित निधि से धन निकालना हो तो विनियोग विधेयक की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ संसद की अनुमति आवश्यक है। संसद संचित निधि से धन निकालिए, किसकी अनुमति आवश्यक है, संसद की अनुमति आवश्यक है। बिना संसद की अनुमति से आप संचित धन से धन नहीं निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ किस विधेयक की, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक की तरह काम करती है, यानी विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है। अब बात करते हैं संचित निधि में पैसा कैसे आता है। तो भारत सरकार को टैक्स से जितनी भी इनकम होती है, कर से प्राप्त है, ऋण से प्राप्त है, यानी जितना ये किसी को कर्जा देती है उससे आय, साथ ही साथ ब्याज से प्राप्त आय, जो इंटरेस्ट होता है, वो सारी राशि कहाँ जमा होती है, संचित निधि में। सरकारी कंपनियों का मुनाफा जो सरकार द्वारा संचालित है, जैसे रेलवे, तो ये सब का मुनाफा जो जमा होता है वो कहाँ होता है, संचित निधि में। तो सरकार के पास तो पैसा अब जमा हो गया, अब इसे खर्च कहाँ करना है। तो देखिए संचित निधि से आप पैसा कहाँ खर्च करते हैं। संचित निधि का पैसा 2 भागों पर खर्चा किया जाता है। एक भारित व्यय, यानी संचित निधि से आप लोग बार बार पढ़े होंगे कि भारत का राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख, वो कहां से दिया जाता है, तो आपको भारत के संचित निधि से। तो भारत के संचित निधि पर भारित व्यय 2 प्रकार है, एक सामान्य, एक भारित व्यय और दूसरा सामान्य व्यय। भारित व्यय में एकदम ध्यान से इसको नोट कीजिएगा, भारत के संचित निधि से किनका किनका वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति का वेतन एवं पेंशन, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, सभापति तो जानते ही हैं, उपसभापति भी आप इसमें लिख लीजिए, उपसभापति। क्यों? क्योंकि सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे भारतीय धन का संरक्षक भी कहा जाता है। आपसे फिर से एक सवाल, कैग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, कैग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथ ही साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन। यहाँ पे रुकिएगा थोड़ा सा संभल के, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बहुत फंसाता है। कैसे? तो अगर पूछा जाए हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तब आपका आंसर होगा
राज्य के संचित निधि से। जी हाँ, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन जो है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य तक होता रहता है, इसलिए जिस राज्य में वो सेवा दे रहे हैं उस राज्य के संचित निधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश की पेंशन की बात की जाए तो पेंशन है जो भारत के संचित निधि पर भारित है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन राज्य संचित निधि से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन है जो केंद्र के संचित निधि से। साथ ही साथ यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन भी केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। अब बात करते हैं सामान्य व्यय, यानी इस व्यय के लिए मतदान जरूरी है। कहने का मतलब सामान्य व्यय में क्या होता है, जैसे आपको बजट पढ़ाया जाएगा, बजट में क्या होता है कि बहुत सारे व्यय होते हैं, कृषि पर इतना व्यय, समाज सेवा पर इतना व्यय, कोई योजना पर इतना व्यय, तो उन सारी व्यय को जो रखा जाता है उसे रखा जाता है सामान्य व्यय में। तो ये था हमारा संचित निधि, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में किया गया है। संचित निधि राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। अब बात करते हैं लोक लेखा खाता, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट ये भी संविधान सृजित है, यानी इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है। 266 के 1 में संचित निधि, 266 के 2 में लोक लेखा खाता, यानी वह खाता जिसमें उन धनराशियों को रखा जाता है। सिंपल सा ये चीज, सरकार से प्राप्त जितना भी आय है, सरकार को प्राप्त है वो संचित निधि में, जो धन संचित निधि में नहीं रखा जाए वो कहां रखा जाएगा, लोक लेखा खाता में। कैसे? तो वह खाता जिसमें उन धनराशियों को रखा जाता है जो भारत सरकार के आय का प्रमुख स्रोत नहीं है, बल्कि भारत सरकार के पास, ठीक है, अमानत या धरोहर के रूप में रखा होता है। जैसे आप बचत पत्र खरीदते हैं ना, डाकघर से कोई बचत पत्र करते हैं, इतना दिन हम सेव कर दिए पैसा और इतना दिन बाद क्या होता है कि हम उसका पैसा निकाल लेते हैं। तो वो जो पैसा जमा होता है वो किसके पास, कौन खाता में चला जाता है, पब्लिक अकाउंट में। जैसे पीएफ, प्रोविडेंट फंड, जो कोई भी न सरकारी नौकरी करता है तो क्या होता है, पीएफ मिलता है पुराने पेंशन वाले को, तो वो पीएफ जो होता है वो कहाँ है, लोक लेखा खाता में चला जाता है। बचत पत्र, न्यायालय द्वारा वसूला गया जुर्माना, तो ये सब जो सारे पैसे हैं ये सरकार का होता नहीं है, लेकिन सरकार के पास धरोहर के रूप में रखा होता है। जब आपको जरूरत होता है तब आप इससे निकाल सकते हैं। एक अंतर यहाँ पे समझना है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए हमें संसद की अनुमति आवश्यक है, लेकिन लोक लेखा खाता से निकालने के लिए संसद की या राज्य विधानमंडल की अनुमति आवश्यक नहीं है। क्यों? हमारा पैसा है, अब हम निकालने के लिए हम संसद का अनुमति ले जाएंगे, इसलिए हमारा पैसा हम जब मन तब निकालेंगे जब समय पूरा हो जाएगा। तो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है, लेकिन लोक लेखा खाता से पैसे निकालने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल की अनुमति आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड, अनुच्छेद 267। आकस्मिक निधि क्या आता है, नाम ही आकस्मिक है। सपोज दैट, इसको ऐसे समझिए कि आपके मम्मी पापा घर में नहीं है, आपको कुछ पैसा का काम है, तो घर में एक चुकनी रखते हैं ना, तो चुकनी फोड़ के क्या होता है कि तुरंत अपना काम चलाते हैं। तो समझिए इस सरकार का क्या है, चुकनी है, आकस्मिक निधि। यानी सरकार को तो पैसा खर्च करना है संचित निधि से, तो उसे संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। अब जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और सरकार को पैसा का जरूरत हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जब संसद का सत्र क्या हो, ना चल रहा हो और सरकार को पैसे की जरूरत हो, तो आकस्मिक निधि का जो मालिक होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से हम आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और सरकार को पैसे की जरूरत हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है, आकस्मिक निधि से पैसा निकाल दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है, आवश्यक है। आकस्मिक निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 267 के 1 में किया गया है। और आपने तो पैसा निकाल लिया, ठीक है, चुकनी फोड़ के पैसा निकाल लिया, अब क्या किया जाए, तो जब संसद का सत्र चालू होता है तब आकस्मिक निधि से निकाला गया पैसा की स्वीकृति संसद से ली जाती है और जितना आपने पैसा निकाला है फिर उतना पैसा संचित निधि से निकालकर आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। मान लीजिए इसे आप 500 करोड़ निकाले थे, तो 500 करोड़ रुपया संचित निधि से निकाल के फिर कहां डालना पड़ेगा, आकस्मिक निधि में डालना पड़ेगा। तो आपने संचित निधि समझ गया, लोक लेखा समिति समझ लिए, आकस्मिक निधि समझ लिया। जिस तरह केंद्र का एक आकस्मिक निधि होता है उसी तरह राज्य का भी एक आकस्मिक निधि होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 267 के 2 के तहत की गई है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से जितना भी पॉइंट बताया गया है
उसे आप अच्छे से समझे होंगे और आप लोग इसे और भी अच्छे से कीजिएगा। अभी मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा। देखिए वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो लोग उबते भी हैं, तो आप लोग उबिए मत, मेरे कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि मैं कितना अच्छा सामग्री या कितना अच्छा जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और अगर सुबह उठते हैं तो आप एकदम, आपको ये लक्ष्य रहना है कि मुझे आज ये जरूरी काम करना है। आप जरूरी काम और गैर जरूरी काम का एक लक्ष्य बनाइए। जरूरी काम में क्या है, आपको पढ़ना है। गैर जरूरी काम में क्या है, घर का कुछ काम है। घर का काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या है, पढ़ाई है। आप अपना पढ़ाई सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद जितना काम करना कीजिए ना भाई, जो काम करना है कीजिए। आपको यहू संभालना है, इसका भी काम है, तो ये भी करना है, तो इसको भी बात करना कीजिए, जहां करना कीजिए। लेकिन सबसे पहले क्या है, जरूरी काम पढ़ाई। पढ़ाई के बाद आपको जो करना है कीजिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब बातें पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तुरंत लेके आऊंगा, जिसमें जो भी बचा कुचा है संवैधानिक शब्दावली, उसे मैं आपके समझ लाऊंगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए, क्योंकि कोरोना का ग्राफ क्या है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।